ओके यस, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मीन देखो, सिंपली मीन है असेसमेंट का मतलब, असेसमेंट इज अ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आप क्या करते हो असेसमेंट के अंदर? आप कैलकुलेशन करते हो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, मतलब हाउ मच यू नीड टू पे टू द गवर्नमेंट, ये आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, अंडर जीएसटी लॉ। ऑब्वियसली आप जीएसटी पढ़ रहे हो तो जीएसटी लॉ के अंदर आप असेसमेंट कर रहे हो। सेम जब अगर आप इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ोगे तो आप असेसमेंट करोगे अंडर इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट हाउ मच टैक्स इज टू बी पेड बाय द इंडिविजुअल ईच मंथ, हर एक मंथ, like the tax of GST is to be paid every month। तो इसके अंदर हम असेसमेंट कब करेंगे? हर एक मंथ असेसमेंट करते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है एज अ सप्लायर, हाउ मच आवर टैक्स लायबिलिटी इज और हाउ मच वी नीड टू सबमिट टू द गवर्नमेंट, तो उसे ही कहते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट कितने तरह की हो सकते हैं? असेसमेंट के ये सारे टाइप्स हैं, अगर आप टाइप्स देखना चाहो तो दीज आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें से एक सेकंड मैं इसको क्लीन कर देता हूँ सो दैट कि सो यू कैन बेटर सी। तो असेसमेंट के कितने टाइप्स हैं? ब्रॉडर देयर आर 5 टाइप्स आर देयर ऑफ असेसमेंट, जिसमें से फर्स्ट जो है सेल्फ असेसमेंट है। अब ये सेल्फ असेसमेंट क्या है? सेल्फ असेसमेंट जो है वो सेक्शन 59 के अंदर आता है, अंडर सेक्शन 59। आपको सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन बोलता हूँ सिर्फ उन्हें ही याद करने की जरूरत है, ये वाले सेक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट फॉर नॉलेज पर्पस यू कैन रिमेंबर द सेक्शन इज 59, सेक्शन 59 टू 64 तक का सेक्शन जो असेसमेंट का चैप्टर के अंदर है। अब फर्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट का मतलब ही, सेल्फ असेसमेंट का मतलब ही हो गया कि हम खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। जब हम खुद ही अपनी टैक्स लायबिलिटी, यानी जब हम खुद ही अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसे ही कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। वेयर एज बाकी की जितनी भी जो जितनी भी जो असेसमेंट है वो कौन सी असेसमेंट है? जो टैक्स अथॉरिटी के थ्रू होती है, टैक्स अथॉरिटी करेंगी, मतलब जो जीएसटी की जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी करेंगी। और सिर्फ एक ही जो असेसमेंट है जो खुद आप करते हो, ये वाली जो असेसमेंट है वो आप सेल्फ करोगे, और बाकी जो असेसमेंट है वो कौन करेगा? वो जीएसटी अथॉरिटी करेगी, ठीक है। तो इस असेसमेंट को सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज आप खुद ही कैलकुलेट करते हो। अब उसी को ही अब हम ब्रॉडली क्या सेल्फ असेसमेंट कह रहा है वो एक बार ही देख लेते हैं। Now what is provisional assessment? Provisional assessment में ये लिखा हुआ है कि देखो, अगर मैं लेमैन पर्सन की लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि प्रोविजनल असेसमेंट होता क्या है। कभी कभार आपको क्या होता है कि अब आपको तो जीएसटी, जैसे मैं तो आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूँ तो आपको जीएसटी के बारे में नॉलेज हो रही होगी कि अच्छा जीएसटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सप्लाई के चैप्टर के प्रोविजन ये हैं, वैल्यू वाला चैप्टर मैंने आपको सिखाया था, जो वैल्यू का चैप्टर था सेक्शन 15 था, तो सेक्शन 15 मैंने आपको सिखाया। फिर उसके बाद में आपका टाइम ऑफ सप्लाई का मैंने चैप्टर आपको सिखाया। तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी कि अच्छा ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होती हैं, इस केस में जीएसटी लगेगा, इस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, ये सब चीजें आपने करी। बट एक लेमैन पर्सन की नजरों से सोचो, क्या लेमैन पर्सन जिसको इवन ही डोंट नो एबीसी अबाउट जीएसटी, वो एबीसी भी नहीं जानता, तो हाउ ही विल कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी? वो तो टैक्स लायबिलिटी नहीं कर सकता ना, उसको तो देखो बिजनेस करना आता है। अब ऐसा तो नहीं है कि क्या कहते हैं, जिस बंदे को जीएसटी की नॉलेज नहीं है वो बिजनेस नहीं कर रहा होगा, बिजनेस तो कर ही सकता है ना। बिजनेस का तो एक सिंपल सा रूल है, खरीदो सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, यही तो एक सिंपल सा रूल है बिजनेस का। तो बिजनेस तो कोई भी कर सकता है ना। बट क्या जीएसटी की सबको नॉलेज कंपलसरी है कि सबको जीएसटी की नॉलेज होगी? नहीं, कंपलसरी नहीं है कि हर किसी को जीएसटी की नॉलेज होगी, ठीक है। बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। अब कोई बिजनेस कर रहा है और उसको ये नहीं पता कि उसके टैक्स लायबिलिटी कितनी है, उसको कितना जीएसटी जमा कराना है, हर महीने कितना जीएसटी जमा कराना है, कितना परसेंटेज जीएसटी लगेगा, है ना, कितने परसेंटेज ऑफ जीएसटी लगेगा, या उसको आईटीसी के बारे में भी नहीं पता। आज जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में आईटीसी पढ़ाया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है जब वो परचेज करते हैं तो,
और वो आपकी जो फाइनल लाइबिलिटी होती है उसमें से आप रिड्यूस करा सकते हो। तो उसको तो इवन आईटीसी के बारे में तो कभी सुना ही नहीं उसने, तो आप कैसे करोगे? तो उस केस में आप टैक्स अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो वहां का जो ऑफिसर होगा, ठीक है, जो टैक्स अथॉरिटी के अंदर जो ऑफिसर होगा। अब टैक्स अथॉरिटी तो एक तो वो हो गई ना, एक डिपार्टमेंट हो गया, बट उसके अंदर कोई ना कोई लोग कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे ना। ओहो, रिलायंस 2012 पहुंच गया। अब कोई ना कोई तो टैक्स अथॉरिटी होगी ना, जो वहां पे टैक्स अथॉरिटी के अंदर कुछ ना कुछ जो कोई बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे ना, जो उसको चलाने वाले होंगे। तो उस ऑफिसर से आप रिक्वेस्ट करोगे कि मेरी तरफ से आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दो। मतलब यहां पे आप खुद आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, बट आप रिक्वेस्ट कर रहे हो जीएसटी ऑफिसर से कि आप मेरी टैक्स लायबिलिटी प्रोविजनल बेसिस पे कैलकुलेट कर लो। प्रोविजनल बेसिस का मतलब होता है कि पहले, है ना, एडवांस में आप कैलकुलेट कर दो, ठीक है, मतलब रफली कैलकुलेशन, उसे प्रोविजनल कहते हैं। जैसे आप प्रोविजन अकाउंट्स में भी आता है ना, प्रोविजंस आते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं, तो रफली कैलकुलेशंस होती हैं वो एक तरह से। तो आप मेरी कैलकुलेट कर दो। तो ये वही है, प्रोविजनल असेसमेंट भी वही है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है ये, देखो क्या बोल रहा है। इफ एन असेसी कौन होता है? जो टैक्स पेयर होता है। इफ एन असेसी इज अनेबल टू डिटरमाइन, अगर वो खुद लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी इज अनेबल टू डिटरमाइन हिज टैक्स लाइबिलिटी, है ना, लाइबिलिटी वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, या फिर वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहा, ठीक है, या फिर रेट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। उसको देखो ना ही वैल्यू समझ में आ रहा है कि कितनी वैल्यू पे, जैसे 5 लाख पे देना है, 10 लाख पे देना है, किस पे नहीं देना, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा, या उसको रेट समझ नहीं आ रहा, तो ही और शी कैन रिक्वेस्ट द ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर द प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। बट यहां पे 2 कंडीशंस हैं। देखो, फर्दर गिव्स 2 कंडीशन अंडर विच द असेसमेंट इज डन। यहां पे 2 कंडीशन क्या है, एक बार कंडीशंस देख लेते हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये बोल रहा है कि इफ द टैक्स पेयर इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ड्यू टू डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू और कंफ्यूजन रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ सर्टेन रिसिप्ट और नॉट। एक बार असेसमेंट, एक बार देखो कंडीशंस क्या बोल रहा है। मैं 2 मिनट दे रहा हूं। क्या कह रहा है? ये वही चीज और कुछ नहीं हो, यहीं पे जो वैल्यू और रेट के बारे में बात की थी ना, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वो 2 चीजों के एस्पेक्ट में पूछ सकता है। किसके बारे में पूछ सकता है? कि अगर वो टैक्स पेयर अनेबल है टू डिटरमाइन वैल्यू, और यहां पे देखो क्या है, अगर वो टैक्स पेयर अनेबल है टू डिटरमाइन रेट ऑफ टैक्स। यानी सिंपल सी बात है, प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर आप 2 चीजें ही पूछ सकते हो। आप या तो वैल्यू पूछ लो या रेट ऑफ टैक्स पूछ लो। आप ज्यादा चीजें नहीं पूछोगे टैक्स ऑफिसर से, क्योंकि ऑब्वियसली ना टैक्स ऑफिसर इतना वेला नहीं बैठा हुआ कि आपकी हर एक क्वेरीज को सोल्व करेगा, है ना। टैक्स ऑफिसर इतना वेला नहीं बैठा हुआ, वो कुछ सिंपल कुछ क्वेरीज है जो जर्नली जो प्रोविजनल, देखो सिंपल सी बात है, प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर उन्होंने ये बोल दिया कि आप कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए ही आप हमसे पूछ सकते हो। वो कौन कौन सी क्वेरीज हैं? वो ये क्वेरीज है कि एक तो वैल्यू क्या होगी, जैसे आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कितने ट्रांजैक्शन वैल्यू का चैप्टर कराया था ना मैंने, सेक्शन 15, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो ये वो कह रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी। एक तो वो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हम वो बता देंगे आपको, और दूसरा कि इस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या टैक्स रेट है, ठीक है। तो वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो जो ऑफिसर है वो आपको बता देंगे कि इसका रेट, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो रेट ये है। अब उसमें और कुछ नहीं, आगे यही कह रहा है कि अगर आप टैक्स रेट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे ड्यू टू डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज की क्लासिफिकेशन इतनी ज्यादा है ना, मतलब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आप कभी क्लासिफिकेशन चेक करना कि समटाइम्स, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ स्लीपर्स की बात कर रहा हूँ, जो हम पहनते हैं स्लीपर्स जो है, स्लीपर्स की भी ना अलग अलग कैटेगरी है। अब उसकी कैटेगरी क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। स्लीपर्स की भी कैटेगरी है, एक तो 5% वाली कैटेगरी है, स्लीपर्स की भी एक कैटेगरीज है, एक तो 5% वाली कैटेगरी है,
और एक 12% वाली कैटेगरी है। अब बोलोगे 5% वाली कौन सी है, 12% वाली कौन सी है? 5% वाली वो वाली कैटेगरी है अगर आपकी जो स्लीपर है वो 500 रुपए से कम की है। अगर आपकी जो आप जो स्लीपर पहनते हो वो 500 से कम की स्लीपर है, ठीक है, स्लीपर्स जो है वो 500 से कम की स्लीपर्स है, तो उस पे 5% का जीएसटी लगता है। वेयरएस अगर आप जो अपनी जो स्लीपर्स जो है वो मोर देन 500 की अगर आप पहनते हो तो उस पे जो जीएसटी रेट लगता है वो लगता है 12% लगता है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ऐसे ही और भी केसेस हो सकते हैं ना। तो अगर किसी लेमैन पर्सन है, अब मैं तो आपको बता रहा हूँ, बट कोई लेमैन पर्सन है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या रेट है, क्या क्लासिफिकेशन में, कैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो टैक्स ऑफिसर उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी चीजें चल रही हैं, कोई डिफिकल्ट है तो बताओ। बिल्कुल इजी चीजें चल रही हैं। ये 500 से अगर आपका ग्रेटर है तो उस पे ये स्लीपर्स का केस है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नॉलेज के लिए बता। उसके बाद लिखा हुआ है कि आपको प्रोविजनल असेसमेंट अगर करवानी है तो कैसे करवा सकते हो। तो उसके लिए क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है। असेसी को क्या करना पड़ेगा, जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू रिक्वेस्ट जीएसटी ऑफिसर, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा जीएसटी ऑफिसर से फॉर प्रोविजनल असेसमेंट इन राइटिंग। क्या राइटिंग के अंदर, इन राइटिंग वो प्रोविजनल असेसमेंट की रिक्वेस्ट डालेगा, ठीक है, किसको, जीएसटी ऑफिसर को रिक्वेस्ट डालेगा। और विद इन 90 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट, मतलब जैसे मैंने आज रिक्वेस्ट डाल दी, मुझे आज समझ में नहीं आ रहा कि कितना टैक्स बनेगा, तो 90 दिन के अंदर अंदर, है ना, जिस दिन से मैंने रिक्वेस्ट डाली उसके 90 दिन के अंदर अंदर द टैक्स ऑफिसर विल पास एन ऑर्डर आफ्टर रिव्यूइंग। टैक्स ऑफिसर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, यानी टैक्स ऑफिसर के पास कितना, जो ऑफिसर है उसके पास कितना टाइम है, 90 दिन। ही हैज 90 डेज, ठीक है, उसके पास 90 डेज हैं कि वो, अब यार ऑब्वियसली ना, भले ही बहुत ज्यादा टाइम ले लिया उसने, 90 दिन ले लिया, बट हाँ उनके वो वेले थोड़ी बैठे हैं। जैसे मैंने बताया पूरे इंडिया की क्वायरीज आती होगी उनके पास, है ना। पूरे इंडिया की तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। जैसे अगर आपके एरिया वाइज डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं तो और तो उस पर्टिकुलर एरिया का उनके पास क्वायरीज जाती होंगी, तो उसके पास टैक्स ऑफिसर के पास 90 डेज है कि वो 90 डेज के अंदर वो ऑर्डर पास कर सकता है कि इसके ऊपर इतना टैक्स रेट है। अगर टैक्स में डिफिकल्टी आ रही है तो टैक्स का बता सकता है, और अगर वैल्यू में डिफिकल्टी आ रही है तो वैल्यू को बता सकता है, ठीक है। आफ्टर रिव्यूइंग द एप्लीकेशन, ऑब्वियसली एप्लीकेशन को रिव्यू करके बताएगा ना। द ऑर्डर इज अलाउइंग अ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द प्रोविजनल बेसिस, ठीक है। जो ऑर्डर होगा वो उसके अंदर क्या लिखा होगा, उसमें ये लिखा होगा कि जो भी उसने जो पर्टिकुलर पूछा है प्रोविजनल बेसिस पे, उसमें लिखा होगा कि कितना रेट और कितनी वैल्यू जो उसने बताई होगी उसके हिसाब से उसका जो कितना टैक्स बन रहा है, ये सब उसके अंदर लिखा होगा उस ऑर्डर के अंदर, ठीक है। और उस असेसी को देखो, प्रोविजनल असेसमेंट ना, एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल असेसमेंट नहीं होती, एक होती है फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट का तो मतलब हो गया कि बिल्कुल ये फाइनल हो गया कि हाँ आपका इतना टैक्स है, ठीक है। फाइनल असेसमेंट अभी होनी है, ये प्रोविजनल असेसमेंट हो रही है। ये जस्ट जैसे एक होता है ना, जब कोई केस लड़े जाते हैं तो केस में जो फाइनल केस से पहले एक कुछ जो प्रोविजनली कुछ केस लड़ा जाता है तो उसे प्रोविजनल कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी प्रोविजनल ही है क्योंकि अभी जीएसटी ऑफिसर ने प्रॉपर तरह से चेक नहीं किया, ठीक है, कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। जीएसटी ऑफिसर ने तो बस इतना बोल दिया कि क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो टैक्स, जो असेसी था, जो टैक्स पेयर था, उसने अपना डिक्लेयर किया, देखो मेरी इतनी सेल हुई है इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में इतनी सेल हुई है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैं ये वाला प्रोडक्ट बेचता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इसके ऊपर जीएसटी के मुझे कितना पे करना है। अब टैक्स ऑफिसर ने जो उस टैक्स पेयर ने बताया कि इतना टैक्स, इतनी मैंने सेल करी, उसके बेसिस पे तो उसने बता दिया,
बट कोई इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस बंदे ने जो सामने जो बंदे ने बताया है क्या वो करेक्ट बताया हो। तो ये सिर्फ अभी प्रोविजनल है, ठीक है, फाइनल अभी बाद में होगा। अब प्रोविजनल में देखो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जो असेसी है, जो हु इज मेकिंग पेमेंट ऑन द प्रोविजनल बेसिस, अगर जैसे प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स ऑफिसर ने कैलकुलेट किया कि आपका टैक्स बन रहा है 10,000, ठीक है, बट हो सकता है फाइनल असेसमेंट जब की हो, फाइनल असेसमेंट करने पे पता लगा कि टैक्स 10,000 नहीं 15,000 था, तो बाकी का रिमेनिंग जो 5,000 का जो डिफरेंस रह गया, क्या उसको पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा, असेसी को करना पड़ेगा। तो ये वही लिखा हुआ है कि प्रोविजनल बेसिस पे he has to issue the security promise पे, मतलब जो भी है जो अमाउंट उसको पे करना होगा, और डिफरेंस अमाउंट जो प्रोविजनल असेसमेंट और उसके बाद फाइनल असेसमेंट में होगा वो उसको बाद में पे करना पड़ेगा। तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पे हो गया, जो टैक्स पे हो गया, अगर उसने असेसी ने पे कर दिया, उसके बाद जो जीएसटी ऑफिसर है ना, वो क्या करेगा, वो फाइनल असेसमेंट करेगा। उसके बाद कब कर सकता है, उसका टाइम क्या है, वो है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल पेमेंट। मतलब उसने प्रोविजनल पेमेंट कर दी, जैसे जीएसटी ऑफिसर ने कैलकुलेट किया, प्रोविजनली कैलकुलेट किया कि आपका तो 10,000 टैक्स बन रहा है, तो 10,000 उसने पे किया कर दिया। अब उसके बाद जब उसने पे कर दिया, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी जो जीएसटी ऑफिसर है वो फाइनल असेसमेंट करेगा, यानी दोबारा रिव्यू करेगा, फाइनली रिव्यू करेगा कि अच्छा अब मुझे दिखाओ कि सही से आपका क्या क्या डेटा था, क्या क्या नहीं था, तो फाइनली असेस करेगा। और जब वो फाइनली असेस करने के बाद जो टैक्स होगा फिर वो उसको पे करना होगा। देखो यहाँ पे लिखा हो प्रोविजनल असेसमेंट विल बी फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है, प्रोविजनल असेसमेंट के बाद होता है फाइनल असेसमेंट। तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट की बात आ रही है और रिफंड की बात आ रही है। इंटरेस्ट पेमेंट की क्या बात आ रही है, इफ इन एनी केस द टैक्स पेयर इज लायबल टू पे मोर देन टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ इन एनी केस द टैक्स पेयर इज लायबल टू पे मोर देन टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट। मतलब प्रोविजनल असेसमेंट में कैलकुलेट हुआ था 10,000, बट फाइनल असेसमेंट में जाके कैलकुलेट हुआ, फाइनल तो फाइनल है देखो बिल्कुल ही, प्रोविजनल तो हो गया कि अभी मीनवाइल हमने आपको इतना बता दिया, अभी जब करंट सिनेरियो चल रहा है तो उसमें आपको इतना बता दिया कि देखो अभी इतनी आपकी लायबिलिटी है तो आप इतना पे कर दो, बाकी फिर हम आपको बाद में फाइनल बता देंगे, ठीक है। अब फाइनल में पता लगा, प्रोविजनल में पता लगा था कि 10,000 की लायबिलिटी थी 10,000 की, बट फाइनल में पता लगा 10,000 की लायबिलिटी, फाइनल में जाके हमें पता लगा कि आपकी जो लायबिलिटी थी वो 15,000 की थी। तो 5,000 का कम टैक्स पे किया है ना आपने, तो उस 5,000 का जो भी कम टैक्स पे किया है तो पर्सन को वो लायबल होगा टू पे इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड रेट ऑन सच टैक्स पेमेंट। यानी जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा 5,000 का, उस 5,000 के ऊपर उसको क्या पे करना होगा, जो आपका जो टैक्स पेयर है उसको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। जानवी जैसे आपका क्वेश्चन था कि अगर वो ज्यादा टैक्स पे कर दे तो उस केस में क्या होगा। देखो ये क्या लिखा हुआ आगे का कॉन्सेप्ट, रिफंड इन केस टैक्स ऑफिसर वाज लायबल टू पे लेस। तो जो टैक्स ऑफिसर था वो लायबल था लेस टैक्स पे करने के लिए आफ्टर द फाइनल असेसमेंट। मतलब फाइनल असेसमेंट जब हुआ तो बाद में पता लगा कि जो उसको जो टैक्स पे करना था वो तो कम पे करना था, है ना, बट हमने असेसमेंट ज्यादा कर दी गलती से, है ना। प्रोविजनल असेसमेंट हमने 20 का कर दिया और फाइनल असेसमेंट हुआ 15 का, 15,000 का। तो उसका बाकी का क्या होगा, बाकी का आपको द पर्सन विल बी रिफंडेड बैक विद द सेम, उसको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। ही विल गेट रिफंड ऑफ दैट अमाउंट। अगर वो ज्यादा पे कर देता है तो या तो रिफंड ले ले, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि उसके जो कैश लेजर है उसके अंदर बैलेंस चला जाएगा तो वो उसको आगे सेट ऑफ करा सकता है। तो वो उसके ऊपर उसकी मर्जी है वो क्या करना चाहता है, ठीक है। कि अब देखो अगर गवर्नमेंट के पास आपने एडवांस में टैक्स जमा करा दिया था
तो क्या गवर्नमेंट को कुछ इंटरेस्ट आपको पे करना चाहिए कि नहीं पे करना चाहिए? तो कितना दे रहे हैं? 6%। बैंक वाला इंटरेस्ट दे रहे हैं, देख रहे हो आप? मतलब जब आप लेट जमा कराओगे तो आपको कितना टैक्स आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है? 18%। मतलब आपसे 18% लेके, और जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा चला गया तो आपको कितना देंगे वो इंटरेस्ट? 6%। यानी बैंक वाला इंटरेस्ट देंगे आपको, 6% दे देंगे आपको। 6% बोलेंगे 6% ले लो, खुश हो जाओ। ठीक है। अच्छा, ये फाइनल असेसमेंट कब तक हो सकता है? फाइनल असेसमेंट विल बी डन विद इन द 6 मंथ ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट। मतलब जो भी प्रोविजनल असेसमेंट हुआ होगा, जब आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ होगा, उसके 6 महीने के अंदर आपका फाइनल असेसमेंट कभी भी हो सकता है। ठीक है। और अगर जॉइंट या फिर एडिशनल कमिश्नर को, जॉइंट कमिश्नर एक होती है, जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट होती है, एक होती है एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट होती है। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर एक जॉइंट कमिश्नर भी होता है, एक एडिशनल कमिश्नर भी होता है। तो अगर जॉइंट कमिश्नर या फिर एडिशनल कमिश्नर को ऐसा लगता है कि ये जो टाइम लिमिट है उसे एक्सटेंड कर देना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है कि जिसके कारण क्या कहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, असेसमेंट करने में अभी टाइम लगेगा, 6 महीने की बस की बात नहीं है। ठीक है। जैसे कि मैं विजय माल्या की बात करूं, है ना? विजय माल्या के बाद में पता लगा कि विजय माल्या ने फ्रॉड किया था। अब उसका फ्रॉड इतना बड़ा था कि जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसमें तो अभी टाइम लगेगा, है ना? 6 महीने में कोई इसकी बात नहीं होगी, अभी तो टाइम, इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो वो क्या कर सकते हैं, उनके हैंड में है कि वो टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 6 मंथ। और कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं? 4 साल तक, 4 years तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब मिनिमम पीरियड कितना है? 6 महीने के अंदर। यानी जब आपने प्रोविजनल असेसमेंट हुई, उसके 6 महीने में, उस प्रोविजनल असेसमेंट होने के बाद 6 महीने के अंदर आपका फाइनल असेसमेंट हो सकता है। अगर जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को लगता है कि नहीं, हमें एक्सटेंड करना चाहिए, यानी हम 6 महीने के अंदर नहीं, हमें और टाइम चाहिए असेसमेंट करने का, तो 4 साल भी ले सकते हैं। अब 4 साल का मतलब ये नहीं है कि 4 साल आपके ऑफिस में बैठे रहेंगे वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 साल का मतलब है कि 4 साल के अंदर वो कभी भी आपका कर सकते हैं। ठीक है। तो टाइम ले सकते हैं इतना कि यहाँ कि हम 4 साल में कभी भी आपका असेसमेंट हम कर देंगे, फाइनल असेसमेंट कर देंगे, और जितना भी टैक्स बनेगा वो यू हैव टू पे। आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने ज्यादा टैक्स जमा करा दिया, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कम ही टैक्स जमा कराया होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ज्यादा टैक्स जमा करा दिया हो और आप टैक्स ऑफिसर को ये कह रहे हो कि नहीं यार, हमें तो ये लग रहा है कि आप तो हमसे गलत टैक्स मांग रहे हो, आप तो 15,000 मांग रहे हो। हमने आपको बोल क्या दिया कि आप हमारा टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपने तो इतना टैक्स कैलकुलेट कर दिया, तो हमारा तो इतना टैक्स बन नहीं रहा। ठीक है। तो उस केस में आपको क्या फाइनल असेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए फाइनल असेसमेंट। हाँ, लेकिन आप फाइनल असेसमेंट के लिए मना नहीं कर सकते। आप प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है तो फाइनल असेसमेंट जरूर होगा। फाइनल असेसमेंट बस यही है, देखो ऐसा रेयरली होता है, सही बताऊं तो, कि डिफरेंसेस आ जाते हैं। जनरली यही होता है कि जो प्रोविजनल असेसमेंट में होता है ना, वही फाइनल असेसमेंट में भी होता है। बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि फाइनल असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो उसके बेसिस पे फिर वो क्या होता है, इंटरेस्ट वगैरह पे होते हैं। बस ये सिंपल सी कहानी है। ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था किस चीज का? प्रोविजनल असेसमेंट का। नाउ लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज स्क्रूटिनी असेसमेंट। अब हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। 2 कॉन्सेप्ट कौन कौन से? सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक है। जैसे आपने देखा कि जो प्रोविजनल असेसमेंट है वो सेक्शन 60 में होता है और डन बाय द टैक्स अथॉरिटी। द सेम स्क्रूटिनी असेसमेंट भी कौन करता है? टैक्स अथॉरिटी ही करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट? लेट्स सी। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। बिल्कुल। स्क्रूटिनी में देखो क्या होता है। स्क्रूटिनी में, प्रोविजनल में और स्क्रूटिनी में डिफरेंस क्या है? प्रोविजनल ये बोलता है, प्रोविजनल ना आप अपनी रिक्वेस्ट से करवाते हो,
मतलब किसी ने आपको बोला नहीं है, आप खुद टैक्स पेयर जो आप सप्लायर हो, आप खुद टैक्स ऑफिसर को रिक्वेस्ट डालते हो कि यार मेरा ना मेरे इस मंथ का, अक्टूबर मंथ का आप प्रोविजनल असेसमेंट करो, क्योंकि मुझे टैक्स जमा नहीं, मुझे नहीं पता लग रहा कि कितना टैक्स जमा कराना है। तो प्रोविजनल असेसमेंट आप खुद करते हो रिक्वेस्ट, स्क्रूटनी असेसमेंट आप खुद रिक्वेस्ट नहीं करते। ये रैंडमली जो टैक्स ऑफिसर है वो खुद कर सकता है। मतलब ये टैक्स ऑफिसर के बाद अथॉरिटी होती है, वो आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं की उनसे, वो खुद कर रहे हैं, वो खुद चेक कर रहे हैं कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो, जो आप सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे रिटर्न फाइल कर रहे हो, इज इट करेक्ट और नॉट, वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, टू वेरीफाई द स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी का मतलब होता है कि मतलब चेक करना कि वो करेक्ट है कि नहीं, वेरीफाई करना कि वो करेक्ट है कि नहीं, उसे स्क्रूटनी कहते हैं। ठीक है, स्क्रूटनी का मतलब यही होता है कि आप वेरीफाई करते हो कि वो करेक्ट है कि नहीं, जो चीजें आपने बताई हैं उसे स्क्रूटनी करना। जैसे कि आपने कोई असाइनमेंट दिया मुझे, ठीक है, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया और आपने मुझे असाइनमेंट सॉल्व करके दिया, तो अब मैं उसको स्क्रूटनी कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि ये कहीं जगह से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रखा, क्या किसी स्टूडेंट से तो नहीं कॉपी किया, तो उसे कहते हैं स्क्रूटनी। मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि वो करेक्ट, ये सब चीजें जो करेक्ट ये चीजें हैं वो करेक्ट है कि नहीं। तो उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है। अब जीएसटी के अंदर पर्पस क्या होगा? जीएसटी के अंदर पर्पस तो यही होगा ना कि जो आपने डिटेल्स भेजी हैं वो करेक्ट है कि नहीं, जो डिटेल्स जो भेजी है आपने वो करेक्ट है या नहीं है। छानबीन, हाँ बिल्कुल, स्क्रूटनी का हिंदी मतलब होता है छानबीन। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न, जीएसटी ऑफिसर स्क्रूटिनाइजेस the return is scrutinized by the proper officer as per the provision of, अब इसमें लिखा हुआ है कि जो रिटर्न है वो स्क्रूटिनाइज होगी, कौन करेगा? एक प्रॉपर ऑफिसर। ये प्रॉपर ऑफिस, ये ऑफिसर है, यहाँ पे आर और लिखते हैं ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है? प्रॉपर ऑफिसर एक पोस्ट है जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर, उसे कहते हैं प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, इसे ये पोस्ट ही है एक प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, इसको शॉर्ट में पीओ भी बोलते हैं, पीओ। तो जो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो स्क्रूटिनाइज करेगा कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? 61 सेक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने बोला, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्क्रूटिनी असेसमेंट, व्हाट इज प्रोविजनल असेसमेंट और व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट। उसके बाद क्या कह रहा है? इन केस एनी डिस्क्रिपेंसीज फाउंड, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या होता है? कोई भी गलती या कोई भी फ्रॉड या कुछ भी उसको मतलब छानबीन करते हुए जब उसने स्क्रूटिनी की, रिटर्न की, जो आपने रिटर्न उसको फाइल की थी, जो भी आपने, जैसे मैंने अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल कर दी कि मैंने इतने की सेल करी है, इतने की परचेज करी है। अब वो रिटर्न किसके पास गई है? ऑफिसर के पास गई है। अब ऑफिसर रैंडमली ना स्क्रूटिनाइज करना चाहता है, अब किसी का भी उठा लेगा वो। अब जैसे उसने जब उस इतने सारे सप्लायर के अंदर जब उसने उठाया तो मेरा ही नाम फंस गया उसके अंदर। अब वो क्या कर रहा है? वो चेक कर रहा है, मेरे डिटेल्स को चेक कर रहा है कि अच्छा इसने सेल इसको करी है, इसको परचेज इसको करी है, एक बारी देख लेता हूँ क्या इसकी परचेज क्या उसकी सेल के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने मैचिंग कॉन्सेप्ट बताया था ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट से ही स्क्रूटिनाइज करता है। क्योंकि अगर मैं किसी को सेल कर रहा हूं तो किसी की परचेज के अंदर वो शो होनी चाहिए, और मैं अगर किसी को सेल कर रहा हूं तो वो किसी की परचेज में शो होनी चाहिए, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो वो क्या, अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज फाउंड होती है तो वो क्या करेगा? वो नोटिस भेज देगा। जैसे अब उस ऑफिसर ने चेक किया, मैंने जो रिटर्न में फाइल किया, वो ऑफिसर क्या करता है? वो चेक करता है, अगर उसको कोई गलती मिलती है तो क्या करता है? वो नोटिस भेज देता है उस बंदे को, रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी मुझे नोटिस भेज देगा ईमेल के थ्रू। ईमेल, आजकल ईमेल का काम है ना, कोई वो लेटर आपके घर पे नहीं आता, आज के टाइम पे लेटर घर पे नहीं आता, सारा ईमेल पे काम होता है। तो ईमेल भेज देगा मुझे कि अच्छा ये देखो मुझे ऐसी डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं, और वो सीक क्या करेगा? रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन, यानी मुझसे रिप्लाई करेगा, मुझसे रिप्लाई मांगेगा। वो उसने नोटिस भेज दिया कि देखो भैया ये गलती मिली है, तुम इसका रिप्लाई दो, क्यों करी है तुमने ये गलती। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कितने दिन के अंदर मैं रिप्लाई करूंगा?
विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। जैसे उसका नोटिस आया आज, तो आज से 15 दिन तक 15 दिन का मेरे पास टाइम है कि मैं उसको रिप्लाई करूंगा मैंने मेरे से ये गलती कैसे हुई। अब कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, उसको गलती लग रही हो लेकिन ये गलती ना हो, ये तो एक्चुअल केस हो, तो मैं उसको बताऊंगा कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है। मैं मेल का उसको रिप्लाई करूंगा कि नहीं ये रीजन है, मैंने इस रीजन से किया था या इस रीजन से किया, या जो भी है, जो भी मेरा जो अब मैं अपनी सफाई फेस कर रहा हूं, तो सफाई फेस करने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करूंगा ना, तो वो मैं रिप्लाई करता हूं उसको। ठीक है, एक सिंपल कहानी चल रही है ना। जैसे मान लो आपने मेरे पास असाइनमेंट दिया, अब मुझे पता लगा, या आपने कोई टेस्ट दिया, अब ये इंटरनल्स का एग्जाम हुआ था, इंटरनल का एग्जाम हुआ तो मुझे पता लग गया कि यार आपने कहीं ना कहीं से कॉपी किया हुआ है, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट है। ठीक है, खुद से आपने नहीं किया कुछ भी, सारा का सारा कॉपी किया हुआ है, कहीं ना कहीं वेबसाइट से उठाया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मुझे कुछ गलती मिली कि हाँ भैया इसने ये कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा, आपको मैंने मैसेज व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज डाल दिया कि एक काम करो मुझसे आके मिलो, है ना। या फिर मैं रिप्लाई मैंने व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज डाल दिया कि ये चीज क्या कर रखा है तुमने, तो आप क्या करोगे, आप रिप्लाई करते हो ना। अब आपके पास 15 दिन का टाइम है कि आप मुझे रिप्लाई करोगे कि आपने ये गलती क्यों की है। अब आप गलती करोगे, अब मतलब जो भी आप उसका रिप्लाई करोगे, अब उसके बाद क्या होगा, या तो एक तरीका तो ये है, जैसे मैंने आपको एक गलती भेज दी कि यार आपने तो पूरा का पूरा जो पेपर है कॉपी कर रखा है आपने, है ना। अब एक रिप्लाई क्या करोगे आप, अब 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है, एक रिप्लाई क्या करोगे, आप हॉनेस्टली एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ सर मैंने गलती की थी, है ना। तो ये वही है। उसके बाद क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन मे एक्सेप्ट मतलब वो कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है डिस्क्रिपेंसीज, वो एक्सेप्ट कर लेगा कि उसने गलती करी है जो आपने नोटिस में मेंशन किया है। मतलब जो आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने ये गलती करी है, ठीक है। और जो भी उसका भुगतान होगा, मतलब जो भी ये मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं, और जो भी आप बोलोगे करने के लिए, चाहे दोबारा टेस्ट लेना है या जो भी लेना है, तो आप जो भी बोलोगे मैं उसके लिए रेडी हूं। तो वैसे ही जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो अपनी डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट कर लेगा, और जो भी उसका जो लाइबिलिटी उसको, अब इसके अंदर दोबारा टैक्स थोड़ी देगा, यहाँ पे तो क्या है, वो टैक्स पे करना पड़ेगा उसको, या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, या जो भी अमाउंट ड्यू है वो उसको पे करना होगा, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद आपने टैक्सेस में आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कि नहीं सर मैंने तो कॉपी पेस्ट ही किया था, अब मैंने आप जो सजा दोगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो मैंने बोला ठीक है दोबारा एग्जाम ले लेते हैं, मैं दोबारा एग्जाम ले लेता हूँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है एग्जाम ले लिया, तो बस उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी, डन हो जाएंगी। बट इन केस डिस्क्रिपेंसीज इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, अगर ऐसा हुआ कि आपने मना कर दिया, अब दो केस हो सकते थे ना, एक केस तो हो सकता था आप ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लो कि नहीं मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है, अब आप जो बोलोगे हम क्या गए उसके लिए रेडी है, आप दोबारा टेस्ट ले लो तो ठीक है, आप दोबारा टेस्ट हम दे देंगे। दूसरा क्या है कि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने मना कर दिया कि नहीं सर मैंने तो खुद ही किया है, मैं तो कॉपी मैं तो बिल्कुल ही, मैं तो आज तक कभी कॉपी किया ही नहीं, मैंने आज तक तो कॉपी चीज मुझे पता ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V, तो ये काम तो मेरे को आता ही नहीं सर, आज तक अब कभी किया ही नहीं, मैं सारी मेहनत से करता हूँ। तो आप ये सब कहने लगे अपनी कहानी, ठीक है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके इसमें क्या होगा, फिर उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन क्या करेगा कि प्रॉपर ऑफिसर को क्यों उसने ऐसा नहीं है कि सर मैंने तो ऐसा किया नहीं, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दी ना कि सर मैंने तो आज तक किया ही नहीं है ना, मैंने तो इवन 11th-12th में भी नहीं किया था, स्कूल लाइफ में कभी नहीं किया मैंने, तो वही एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो। So this is not mandatory for the tax officer as it is not legal or judicial proceeding. The officer for the same can ask for the explanation if discrepancies noticed. The officer can take the following action after receiving the explanation. देखो क्या चीज है, सिंपल इन शॉर्ट। अब आप मुझे कहानी बताने लग गए कि सर मैंने तो कभी स्कूल में भी नहीं किया है ना, मैं तो कभी करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल मेरा तो मन बिल्कुल साफ है वगैरह ये सब। तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं
जो आप कहानी अपनी बता रहे हो, या तो मैं आपकी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हो जाऊं, ठीक है, कि हाँ ठीक है यार, मैं समझ गया कि आपने कभी कॉपी नहीं किया। दूसरा क्या हो सकता है, मेरे को पता लग गया है, झूठ बोल रहा है साहब, ये मुझे पता है कॉपी ही की है, ठीक है। तो या तो हो सकता है कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे होगे, या तो होगा मैं सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अब अगर मैं सेटिस्फाई हो गया तो क्या होगा, अगर मैं सेटिस्फाई हो गया तो ऑफिसर विल इन्फॉर्म द टैक्स पेयर। ऑफिसर क्या बोलेगा, टैक्स पेयर को इन्फॉर्म कर देगा, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, मैं मान गया कि आपने बोला है, ठीक है, और कोई फर्दर एक्शन नहीं लूंगा। जब आपने बोल दिया कि नहीं सर, मैंने तो कभी कॉपी नहीं किया, मैं कभी ऐसा करता ही नहीं है ना, तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, मैं सेटिस्फाई हो गया, और मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आप जाओ, मैंने मान लिया, और कोई फर्दर एक्शन नहीं लूंगा। और अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा उसको नोटिस भेजूंगा और उसको बोलूंगा कि दोबारा से तू एक्सप्लेन कर 30 दिन के अंदर। पहले कितना दिन दिया था, 15 दिन दिया था। इस बार मैं क्या बोलूंगा, इस बार मैं दोबारा नोटिस भेजूंगा और मैं उसको 30 दिन दूंगा, 30 डेज दूंगा। बट इस बार उसको मैं बोलूंगा, इस बार मैं बोलूंगा, 1 सेकेंड, देयर इज सम नेटवर्क इशू। हाँ, इस बार मैं बोलूंगा कि भैया इस बार मुझे तेरी सफाई नहीं चाहिए, तू मुझे जो बोल रहा है मेरे को वो नहीं सुनना, तू एक काम कर, एक टैक्स ऑडिट करवा क्या। समझ गए। अब ये टैक्स ऑडिट क्या है, टैक्स ऑडिट ये है कि किसी और से वेरीफाई करवा कि ये जो तूने बातें लिखी है ना, ये जो तू बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, उसे कहते हैं टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट कौन करता है, सीए करता है, यानी सीए से वेरीफाई करवा के लेके आ कि ये जो तू इंफॉर्मेशन जो तूने दी है, जो तू कह रहा है कि ये सही है, तो उसे वेरीफाई करवा ले, मैं मान जाऊंगा। अगर सीए ने बोल दिया कि ये करेक्ट है तो मैं मान जाऊंगा। समझ गए। बिल्कुल। Okay, so today we are doing the best judgment assessment and summary assessment. So what is the meaning of best judgment assessment? जो इसके नेम से पता लग रहा है हमें, तो क्या पता लग रहा है हमें इसके नेम से ही, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देखो समटाइम्स क्या होता है, अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ना रिटर्न नहीं फाइल करते। ये उन लोगों के लिए, देखो समझो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किसके लिए है, ये उन लोगों के लिए जो रिटर्न फाइल नहीं करते, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, जो रिटर्न ही फाइल नहीं करते, या फिर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन बैठा हुआ है। समझ रहे हो। देखो पहले के जो केसेस थे जो आपने पढ़े, जो प्रोविजनल असेसमेंट या स्क्रूटिनी असेसमेंट, वो केस कौन सा था, वो तो वो वाला केस था ना जिसके अंदर वो पर्सन रिटर्न तो फाइल कर रहा था, रजिस्टर्ड भी था, एक तो रजिस्टर्ड भी था और साथ में रिटर्न भी फाइल कर रहा था, बट रिटर्न उसने गलत फाइल की इसलिए उसको पकड़ लिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कुछ लोग ऐसे नहीं हो सकते कि जो रिटर्न ही नहीं फाइल करते, जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन तो कराया हुआ है बट रिटर्न फाइल नहीं करते, या फिर और सेकंड केस क्या हो सकता है, जो बिजनेस तो कर रहे हैं और उनकी जो प्रेस्क्राइब्ड जो लिमिट है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर जो लिमिट्स जो प्रेस्क्राइब हैं, ठीक है, जैसे वो 40 लाख 20 लाख 10 लाख वाली जो लिमिट है, या फिर जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला जो केस है, ये सब मतलब वो लायबल हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, बट उन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है। समझ रहे हो। तो ऐसे लोग जब पकड़े जाएं तो उनका किस तरह से असेसमेंट होगा, ठीक है, तो उसका किस तरह से असेसमेंट होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एक और इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक कहानी की तरह, बिल्कुल एक सिंपल स्टोरी की तरह से समझो। मान लो आप में से कोई एक ऐसा कोई पर्सन है जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो कराया हुआ है, ठीक है, आपने बड़े ही जोश में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया और बिजनेस आप कर रहे हो, जैसे रेस्टोरेंट आप चला रहे हो, कोई रेस्टोरेंट आपका रेस्टोरेंट है और आप चला रहे हो और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है, ठीक है, बट आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे आप। तो एक दिन क्या हुआ, क्या कहते हैं, प्रॉपर ऑफिसर ने पकड़ लिया। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, देखो पकड़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, चाहे वो बैंक्स के थ्रू पकड़ा गया, बैंक्स के थ्रू, देखो ये सारे ना, ये जितने भी डिपार्टमेंट है, बैंक्स, इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले,
और जो आपके जो कस्टम वाले होते हैं, है ना, ये सारे एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये सारे इकट्ठे ही हैं ये, ठीक है। ये सब एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते हैं। अगर आपने बैंक्स के अंदर आपका पैसा आ रहा है ना, समझ रहे हो, जब बैंक्स के अंदर जब पैसा आता है आपका, तो ये बैंक्स किसको रिपोर्ट करते हैं? ये इनकम टैक्स वालों को रिपोर्ट, इनकम टैक्स वालों को वैसे पहले ही पता लग जाता है। जैसे ही मैं एक इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, जैसे ही आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आए, इनकम टैक्स वालों का उसी टाइम नोटिस आ जाता है, उसी टाइम, या फिर एक मंथ के अंदर आपका नोटिस आ जाता है आपको कि भैया कहाँ से लेके आए हो 10 लाख रुपए, समझ रहे हो। तो ये सारे ये एक ही थाली के चट्टे, वो कहते हैं ना, एक ही थाली के हैं ये सारे के सारे। तो इनको पता लग जाता है। ये मत पूछना कैसे पता लगेगा, जैसे भी इन कोई भी रीजन से पता लग गया, ठीक है। अब मैं एज अ जीएसटी ऑफिसर, ठीक है, आप में से जो है कोई ऐसा पर्सन है जिसने रिटर्न फाइल, रजिस्ट्रेशन तो करा रखा है बट रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। तो अब मैंने क्या किया, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो अब मैं क्या करूँगा, आपका असेसमेंट कैसे करूँगा? जब आप कोई डिटेल ही नहीं फाइल कर रहे और ना ही कोई रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन कर रहे हो, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? मैं बेस्ट जजमेंट ही तो करूँगा। मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है ना। मैं एज अ टैक्स ऑफिसर, मान लो मैंने पकड़ लिया एक दिन कि हाँ भैया तू तो बिजनेस कर रहा है बहुत टाइम से, है ना, और कम से कम 1 साल हो गया तेरे को बिजनेस करते हुए, और तेरी सेल भी अच्छी खासी है, लेकिन तू तो रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहा, ठीक है। तो आप, और जब मैंने चेक किया आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी, अब कोई रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास एक ही तो ऑप्शन बचता है कि मैं बेस्ट जजमेंट करूँ। बेस्ट जजमेंट का मतलब होता है कि मेरे को जो लगता है ना, मैं उसके हिसाब से आपको अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से, मतलब एक टैक्स ऑफिसर अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से, यानी आप बेस्ट जजमेंट कैसे करेगा? बेस्ट जजमेंट ये करेगा कि वो देखेगा अच्छा इसका बिजनेस इतने टाइम से चल रहा है इसका, और इसकी आमतौर पे इतनी सेल हो जाती है, तो मेरे हिसाब से इसका इतना टैक्स बनता है, तो उसके हिसाब से वो बेस्ट जजमेंट कर देगा, बस खत्म। तो कुछ नहीं है। बेस्ट जजमेंट में यही है कि आप जब उसको पता नहीं लग रहा तो वो अपने अकॉर्डिंग वो मतलब कैलकुलेट करके दे देगा कि हाँ कि भैया मेरे को तो ऐसे लगता है, देख तेरा बिजनेस के हिसाब से देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी 2 करोड़ की सेल तो हो ही जाती होगी पूरे साल में। अब 2 करोड़ के ऊपर इतना तेरा टैक्स बनता है विद पेनल्टी, क्योंकि तू तो जमा करा नहीं रहा, विद पेनल्टी मेरे को जमा करा दे। वो डिमांड नोटिस भेज देंगे आपको। डिमांड नोटिस क्या होता है? वही टैक्स का नोटिस भेज देंगे आपको। उसे कहते हैं बेस्ट जजमेंट। समझ में आया? अब उसके बाद हो क्या सकता है? उसके बाद हो सकता है आप बोलो कि नहीं 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 सर, आप तो ऐसे आप क्या बात कर रहे हो, 2 करोड़ की सेल कहाँ से हो गई? मेरी तो 50 लाख की भी सेल नहीं होती है ना, आप तो 2 करोड़ की सेल आपने बोल दी मेरे को। तो मैं क्या बोलूँगा? भाई प्रूफ दिखा दे, एक बारी प्रूफ दिखा दे, मुझे साबित कर दे कि तेरी 2 करोड़ की सेल नहीं है, मैं तेरे को छूट दे दूंगा, ठीक है। बिल्कुल यही देखो, बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर तो मैं कैलकुलेट कर सकता था ना, यहाँ पे मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा। तो जब मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा तो मैं अपने ही हिसाब से आपको टैक्स का नोटिस भेज दूंगा जो मेरे को लगता है। अब अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो भैया साबित कर दो कि आपकी जो सेल है 2 करोड़ की नहीं है। मैंने तो बोल दिया भाई 2 करोड़ की सेल है आपकी, अब आप बता दो 2 करोड़ की सेल नहीं है तो साबित करो। अब साबित करेगा, वो रिकॉर्ड्स वगैरह निकालेगा, जो भी निकालेगा। अब रिकॉर्ड अगर पहले ही दिखा देता तो बात खत्म हो जाती थी ना। अब वो रिकॉर्ड्स दिखाएगा कि नहीं नहीं सर मेरी तो 2 करोड़ है ही नहीं, मेरी तो 50 लाख है। अब वो अपने आप सारे रिकॉर्ड्स दिखाएगा वो, और फिर उसके बाद अगर साबित हो जाता है, फिर उसके जो डिमांड नोटिस में जितनी भी जो पेनल्टी चार्ज की होगी उसको कम किया जा सकता है। बस यही होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नॉन फाइलर का मैंने बता दिया। अनरजिस्टर्ड का भी वही है केस कि जैसे कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत टाइम से बिजनेस कर रहा था, है ना, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। जैसे जो कुछ होते हैं ना, जो देसी बंदे होते हैं बिल्कुल यार, कोई लॉ फॉलो नहीं करना, कुछ नहीं करना, है ना, सिंपल बिजनेस चला रहे हैं, है ना, कोई कैश में, कोई बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सारा कैश में काम हो रहा है उनका, ठीक है। तो ऐसे लोगों, अगर लोग पकड़े गए तो उस केस में इनके केस में भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा, और उतना ही इन जो टैक्सेस है और पेनल्टीज इनके ऊपर ठोक दी जाएंगी, और जब ठोक दी जाएंगी इनसे चार्ज किया जाएगा। अगर ये प्रूव कर सकते तो ठीक है, नहीं प्रूव कर सकते तो भाई यू हैव टू पे दैट। सिंपल सी कहानी, इसे कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब इसी की कहानी इसमें लिखी हुई, ठीक है। इन शॉर्ट
देखो अब नॉन फाइलर का ये केस है और अनरजिस्टर्ड का ये केस है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन अगर देखना चाहते हो तो सेक्शन 62 है इसका। इन केस इफ टैक्स पेयर फेल्स टू फर्निश द रिटर्न इवन आफ्टर द नोटिस अंडर सेक्शन, नोटिस देने के बाद भी अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो जीएसटी ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट असेसमेंट। देखो पहले ही जीएसटी ऑफिसर उसके ऑफिस, जैसे मैंने बताया आपको, पहले खुद ही जीएसटी ऑफिसर उठ के, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटी ऑफिसर ऐसे तो जा नहीं सकता, तो सबसे पहले तो उसको नोटिस भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इवन आफ्टर द नोटिस, अगर उसने फिर भी रिटर्न नहीं फाइल करी, पहले तो उसको देखो नोटिस भेजेगा कि भाई रिटर्न फाइल कर ले, रिटर्न फाइल कर ले। 2-3 नोटिस भेजेगा उसको कि भाई रिटर्न फाइल कर लो, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, एक नोटिस आता है, ठीक है। आपकी ईमेल पे नोटिस आएगा कि रिटर्न फाइल कर लो, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने इस मंथ की रिटर्न फाइल नहीं करी, ठीक है। तो 2-3 मेल आपको, इवन मैसेज भी करेंगे आपको, ठीक है। और समटाइम्स तो दे विल कॉल यू, वो कॉल भी कर देते हैं कि आपकी रिटर्न 6 महीने से फाइल नहीं हुई, आप क्यों नहीं फाइल कर रहे। ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ मैं। इवन दे इवन कॉल यू कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, ठीक है। और इतना करने के बाद भी आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जीएसटी ऑफिसर के पास जो भी रिलेवेंट मटेरियल अवेलेबल होगा, यानी जो भी उसके पास जो रिलेवेंट मटेरियल उसको मिला होगा, ठीक है। तो चाहे वहाँ पे उसके ऑफिस में जाने के बाद, चाहे इंस्पेक्शन करने के बाद, चाहे वो वैसे करने के बाद, उसके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा वो क्या कर देगा, उसके टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर देगा एज पर बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। उसकी जजमेंट में जो बेस्ट लगेगा उसको, ठीक है, उसके हिसाब से वो कर देगा। और ऑफिसर कैन इशू एन असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो अब इसमें असेसमेंट ऑर्डर ये कह रहा है कि असेसमेंट ऑर्डर अभी असेसमेंट ऑर्डर सिर्फ ये नहीं है कि मतलब कितने सालों के लिए कर सकता है, पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 5 सालों में कभी भी कर सकता है। मतलब जब से जैसे 2020 में मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो 2020 का असेसमेंट वो 5 सालों में कभी भी करवा सकता है। मतलब उस 5 इयर्स के अंदर, यानी 2015 तक उसके पास पावर है कि 2015 कह रहा हूँ मैं, 2015 कैसे कह रहा हूँ, 2025 तक वो उसके पास पावर है कि वो बेस्ट जजमेंट करवा सकता है कभी भी। बट अगर 2025 चला गया तो फिर 2020 का वो कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेगा वो, ठीक है। अब यार वो नहीं कह सकता ना कि बोलेगा भाई एक काम करो, मेरे को 2010 का लेके आओ। 2010 का कहाँ से लेके आऊँ, तो इतने पुराने डॉक्यूमेंट में कहाँ से लेके आऊँ। तो मेरे पास भी एक वो होगा ना, तो 5 साल का बोला गया, 5 साल के अंदर आप असेसमेंट करवा सकते हो। असेसमेंट कराना है तो करा लो, नहीं कराया, अगर कोई साल निकल गया, जैसे लेट्स से 2026 आ गया, 5 साल का क्या क्राइटेरिया वो समझा रहा हूँ कि 5 सालों के अंदर वो असेसमेंट करवा सकता है। यानी कोई बंदा अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो कभी भी 5 सालों के अंदर वो कभी भी असेसमेंट करवा सकता है। अगर 5 साल निकल गए, जैसे 2026 आ गया, तो 2020 का नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बस यही है, फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, जो भी एनुअल रिटर्न जो डेट होती है उसके हिसाब से वो करवा सकता है। तो बस आपको सिर्फ इतना ही समझना, रफली समझना आपको। और उसके बाद, और ये कौन सा है, अनरजिस्टर्ड का क्या केस है। अनरजिस्टर्ड का जैसे कि मैंने बताया आपको, इफ इन केस टैक्स पेयर फेल्स टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, वो फेल हो जाता है टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। या फिर उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया था बट वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के। अब वो 2 केस हो सकते हैं ना, या तो उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है, या फिर लिया था लेकिन कैंसिल करा लिया चुपचाप, लेकिन अभी भी वो लायबल है जीएसटी के लिए। तो इन दैट केस जीएसटी ऑफिसर कैन प्रोसेस हिज टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है टू बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, अपने जजमेंट के बेस्ट में वो कर सकता है। और वो कैलकुलेट कर लेगा कितने रिलेवेंट पीरियड का कितना टैक्स जो है वो अनपेड है
और इसमें भी 5 सालों का क्राइटेरिया है कि 5 साल के अंदर वो कभी भी असेसमेंट कर सकता है। अब ये 5 साल का मैं अगेन बता रहा हूँ 5 साल का क्या क्राइटेरिया है। ये लेट्स से जैसे ये एक टाइम पीरियड, ये टाइम लाइन है, ठीक है। ये है 2020-21 जो चल रहा है। मैंने इस साल रिटर्न फाइल नहीं करी या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यानी इस साल मैंने कांड किया ना, जो भी कांड किया मैंने इस साल कांड किया, ठीक है। तो जीएसटी ऑफिसर ने इस साल कोई वेरीफाई नहीं किया, उसको पता ही नहीं लगा, हो सकता है ना यार उसको पता ही ना लगाओ, ठीक है। तो ये साल स्किप हो गया, बट मैंने इसके बाद से रिटर्न फाइल करनी स्टार्ट कर दी थी, यानी 2021 में 20-21 में मैंने कांड किया था जो किया था, 21-22 में मैं सुधर गया था, मैंने जो भी करना था मैं सही से कर रहा था, सारे लॉ फॉलो कर रहा था। 2022 में मैं लॉ फॉलो कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद 2023 में भी मैंने सारे लॉ फॉलो किए, ठीक है। फिर 2023 और 2024 में भी मैंने सारे लॉ फॉलो किए, ठीक है। तो 5 साल 25 और ये हो गया 26। तो जिस साल आपने कांड किया, जिस साल कांड करने के बाद के 5 साल आपके पास टाइम है, यानी अगर उस ऑफिसर को ये पीछे के गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं कि यार तूने 20-21 में क्या किया था, तो उसके पास 2026 तक का टाइम है, यानी 31 मार्च 2026 तक का टाइम है वहां पे, यानी कल को वो यहाँ पे आके, समझो एक चीज मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कल को वो यहाँ पे आके, है ना, उसको पहले पता ही नहीं लगा, बट यहाँ पे आके उसने क्या कहते हैं, मेरी एप्लीकेशन उसने फाइंड कर ली और उसको पता लग गया कि मैंने 20-21 में मैंने कुछ कांड किया था, तो क्या वो फाइलें, क्या वो बेस्ट जजमेंट कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि अभी 5 साल खत्म नहीं हुए। बट अगर इसके बाद करना चाहेगा यहाँ पे, यानी 2026 के 2026 के बाद करना चाहेगा, तो क्या वो कर सकता है? वो नहीं कर सकता, क्योंकि इतना पुराना डाटा वो नहीं, इतनी पुरानी फाइल वो नहीं खुलवा सकता। तो 5 साल का ये क्राइटेरिया, आई होप समझ में आया होगा आपको कि 5 साल की। नाउ द लास्ट टॉपिक इज समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट क्या होता है? जैसे इसका नाम से ही पता लग रहा है कि समरी असेसमेंट होता है एक छोटा सा एक समरी असेसमेंट। जैसे ये सारे असेसमेंट थे बिल्कुल डिटेल्ड, ठीक है। समरी होता है बिल्कुल एक जैसे समरी चार्ट, जैसे मैंने आपको समरी चार्ट दिए हुए जीएसटी के, ठीक है। तो समरी चार्ट्स में और नॉर्मल बुक में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल बुक में पूरा 1-to-1 सेंटेंसेस लिखे होंगे, ठीक है। 1-to-1 सेंटेंसेस पूरा 10 तरह के एग्जाम्पल होंगे उसके अंदर, लेकिन समरी चार्ट में क्या है, बिल्कुल क्रक्स है सिर्फ। तो समरी असेसमेंट वही होता है, बिल्कुल क्या कहते हैं, बहुत ही जो स्पेसिफिक चीज़ों का। तो क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज स्टेटेड अंडर, इसका सेक्शन क्या है, 64 सेक्शन है। द ऑथराइज्ड ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रियर परमिशन ऑफ द एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर टू टेक द असेसमेंट। अगर प्रॉपर ऑफिसर को अगर ये असेसमेंट करवाना है, समरी असेसमेंट, क्योंकि समरी असेसमेंट में छोटा असेसमेंट होता है, तो अगर ये करवाना है पहले तो वो परमिशन लेगा कमिश्नर की या फिर जॉइंट कमिश्नर की, एडिशनल कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेगा, ठीक है। क्योंकि समरी असेसमेंट के अंदर ना आपका फटाफट केस सॉल्व हो जाता है। जैसे कोर्ट के अंदर भी ना, आपको पता है कि कोर्ट के अंदर भी कुछ केसेस होते हैं। एक होती है समरी, उसे कहते हैं समरी जज, मेरे को समरी ट्रायल ऐसे कुछ नाम होता है उसको, मैंने आई फॉरगेट दैट नेम। एक समरी ट्रायल होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो केस है ना वो फटाफट सोल्व कर देंगे, उसे कहते हैं समरी। और एक होता है कि प्रॉपर आपकी सुनवाई होगी, 2 वकील आएंगे, लड़ेंगे आपस में, उसे है ना कि अच्छा इसने ये किया था, उसने ये किया था, प्रॉपर कम से कम 3-4 दिन आप कोर्ट में धक्के खाओगे आप, ठीक है। तो ये होता है लॉन्ग जो पूरी असेसमेंट चलती है। तो समरी असेसमेंट छोटी हो गई। तो अब ऑब्वियसली कोई प्रॉपर ऑफिसर अगर कोई छोटा असेसमेंट कर रहा है ना, जो फटाफट असेसमेंट, तो इसके अंदर क्या गलतियां ज़्यादा होने का डर है कि नहीं है, ये बताओ।
ऐसा हो सकता है ना कि कोई पर्सन जिसके ऊपर आप असेसमेंट कर रहे हो सकता है कि अगर आप बहुत फास्ट, मैं जीएसटी ऑफिसर के बिहाफ पे वो बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर मैं कोई समरी असेसमेंट करूंगा, क्या मैं उसकी गलतियों को पकड़ पाऊंगा सामने वाले की? नहीं पकड़ पाऊंगा। तो इसलिए फर्स्ट आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आप एडिशनल, क्योंकि सीनियर की परमिशन ले लो पहले कि हाँ भैया मैं तो समरी असेसमेंट करने जा रहा हूँ इसकी। तो कल को अगर कोई, ताकि वो अलाउ कर दे आपको कि हाँ कि भैया कल को कोई बहुत बड़ा केस पता लगे बाद में, जैसे कि नीरव मोदी या विजय माल्या था, तो जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी समरी असेसमेंट कर रहे होंगे, है ना। वैसे उसका केस में मैं वैसे प्रैक्टिकल नहीं बता रहा, मैं वैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे अगर कोई बंदा, अब जैसे तो कोई पर्सन पता ही है कि यार ये तो फ्रॉड बंदा है, तो उसका तो डिटेल असेसमेंट करेंगे ना। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पता है कि यार ये तो लॉयल पर्सन है, तो इसका हम समरी असेसमेंट से काम चला सकते हैं। तो बस पहले परमिशन ले लेंगे एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर की कि हम ये वाला असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो बस यही असेसमेंट है, समरी असेसमेंट। उसमें यही सब कहानी लिखी हुई है इसके अंदर। एक स्मॉल असेसमेंट, एक छोटी असेसमेंट होती है समरी असेसमेंट बेसिक। आवाज कट रही है, ओके। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को बचाने के लिए, रेवेन्यू क्या है? टैक्स, जो टैक्स उनके पास आएगा, जीएसटी वालों के पास आएगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो ऐसा ना हो जाए कि यार अगर हम अच्छे से असेसमेंट करते तो हम उसके ऊपर 10 लाख का टैक्स लगाते, बट समरी के कारण ऐसा ना हो जाए कि हम 2 लाख का ही टैक्स उसके ऊपर लगाए। तो ये जो 8 लाख का रेवेन्यू लॉस नहीं हो गया गवर्नमेंट को, वैसे अगर हम डिटेल्ड उसका असेसमेंट करते तो 10 लाख की टैक्स लगाते, बट समरी करा तो समरी में इतनी ज़्यादा डिटेल पता लग नहीं पाई, तो हमें 2 लाख का हमने उसको टैक्स लगा दिया। तो उसे ही कहते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, जीएसटी ऑफिसर कैन proceed to assess the tax liability of person showing the tax liability with any evidences। यानी अगर वो evidences दे देता है, मतलब उस रेवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जीएसटी ऑफिसर विदाउट एविडेंस कोई काम नहीं करेगा। अगर उसके पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं कि हाँ कि नहीं यार इसकी 2 लाख, ये तो पक्का पता ही लग रहा है कि 2 लाख ही इसकी टैक्स लगना है, उससे ज़्यादा का टैक्स नहीं होगा, और उसके पास एविडेंस भी है, तो वो समरी असेसमेंट करवा सकता है, ठीक है। अगर उसके पास एविडेंस भी है तो फिर वो आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता है। बस यही कहानी थी समरी असेसमेंट की, और कुछ नहीं था। बस यहाँ पे खत्म हो गया आपका पूरा चैप्टर ऑफ असेसमेंट।